Dear students, in this video we are going to study a very important experiment conducted by Alfred Hershey and Martha Chase, who in 1952 proved that DNA is the genetic material. We all know that DNA, RNA and the proteins, they are the major biomolecules in a typical cell. And scientists were suspecting that the genetic material, that means the material or the chemical which controls all the characters of any organism, it can be DNA, it can be RNA or it can be protein. So, the proof was given by Alfred Hershey and Martha Chase by their experiment that it is not the protein. It is actually the DNA which is the genetic material of most of the organisms. Here we are not saying that 100% organisms are having the DNA as genetic material, because there are a few exceptional cases like viruses which are having RNA as genetic material. But the conflict was between DNA and proteins. क्या DNA एक जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है? इस केस को सॉल्व करने के लिए हर्शी एंड चेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी हाउ दे हैड कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट एंड हाउ दे हैड प्रूव्ड दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल. आप एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे पहले हमने 2 वीडियोस में ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया है और मैक्लियोड, मैकार्टी एंड एवरी एक्सपेरिमेंट्स को भी स्टडी किया है. लेकिन इन दोनों लास्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स की जो जितनी भी स्टेप्स रही, जो ऑब्जर्वेशंस रही, उनसे यह प्रूव नहीं होता है कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है. आज इस वीडियो में हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट से ये एक कन्फर्मेटरी प्रूफ हमें मिलने वाला है कि DNA, RNA या प्रोटीन्स, इन तीनों में से DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट वर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी इनके एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स थे वो बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई बैक्टीरिया. बैक्टीरियोफेज इज ए टाइप ऑफ वायरस. फेज यहाँ पे लगाया है वर्ड, तो ये एक वायरस है और दिस इज ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया. सो बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरस विच आर इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया. You all have studied in your 11th class that viruses, they are not having metabolism of their own. They are totally dependent on the host organism for their all biochemical processes. क्योंकि वायरसेस सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, इसलिए अपने जैसे वायरस के पार्टिकल्स तैयार करने के लिए ये अपने होस्ट पर डिपेंड रहते हैं. तो यहाँ पर हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट में जो होस्ट है इस बैक्टीरिया, इस वायरस का जो होस्ट है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया. सो ये 2 आपको ऑर्गेनिजम्स याद रखने हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया वाज टेकन एज होस्ट एंड दिस होस्ट इज हैविंग दिस पैरासाइट बैक्टीरियोफेज और द वायरस. जैसे आपसे अभी बात हुई कि कॉन्फ्लिक्ट था कि जो मेजर सेलुलर कंटेंट बायोमोलिक्यूल्स DNA या प्रोटीन, इन दोनों में से कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो एक जेनेटिक मटेरियल है. सो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज का सिलेक्शन हुआ, जो हर्शी एंड चेज ने जो बैक्टीरियोफेज को सिलेक्ट किया, वो एक ऐसा वायरस था जिसके पास DNA एक जेनेटिक मटेरियल है. अगर आप वायरस का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना सकते हैं. कोई भी वायरस
कोई एक टिपिकल वायरस जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं। सो ऑल द वायरसेस हैव ए प्रोटीन कोट विच इज नोन एज कैप्सिड। इसे हम कैप्सिड भी कहते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंड द सेकेंड थिंग दे ऑल हैव इज देयर जेनेटिक मटीरियल। जैसे यहाँ पे ये जेनेटिक मटीरियल दिखाया है। अब ये जेनेटिक मटीरियल डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। ये आपको 11th क्लास में बताया गया था कि वायरसेस कांट हैव बोथ द टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल, दे हैव आइदर डीएनए और द आरएनए एज जेनेटिक मटीरियल। तो यहाँ पर हर्शी एंड चेज क्योंकि डीएनए और प्रोटीन्स के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट था कि डीएनए है या प्रोटीन एक जेनेटिक मटीरियल है, तो उन्होंने एक ऐसे वायरस का सिलेक्शन किया जिसके पास डीएनए जेनेटिक मटीरियल है। यानी कि जो ये वायरस है इसके पास दो मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं। हम इस आरएनए को यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि ये जो वायरस हर्शी चेज ने सिलेक्ट किया है ये एक ऐसा वायरस है जिसके पास प्रोटीन का कोट है और दूसरा बायोमोलिक्यूल डीएनए है। तो ये इस वायरस की हेल्प से उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ओके, सो यहाँ से हमारा होस्ट और पैरासाइट ये इसका पैरासाइट हुआ इस बैक्टीरिया का, और जिस बैक्टीरिया पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इस वायरस के साथ वो बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया था। ई कोलाई, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके, सेकेंड थिंग दैट यू ऑल शुड कीप इट इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें सल्फर कुछ ऐसे, क्योंकि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं विच हैव सल्फर इन देम। तो प्रोटीन्स में उनका जो बेस था इस एक्सपेरिमेंट का, जो भी अभी स्टेप्स आप पढ़ेंगे उसमें जो बेसिक जो बेस रहा इस एक्सपेरिमेंट का वो ये रहा कि वो जानते थे कि सल्फर इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोटीन्स नॉट इन डीएनए। आप याद रखिएगा हर्शी एंड चेज का जो फोकस है वो डीएनए और आरएनए पर है, सॉरी प्रोटीन्स पर है। दे आर गोइंग टू फाइंड आउट आइदर डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल और द प्रोटीन इज द जेनेटिक मटीरियल। इसके लिए इन्होंने वायरस भी ऐसा सिलेक्ट किया है जिसके पास डीएनए और प्रोटीन ये दोनों ही बायोमोलिक्यूल्स हैं। थर्ड बायोमोलिक्यूल की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन वायरस का कुछ ऐसा रहा। सेकेंड थिंग जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बेस अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया वो ये कि दे वर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट सल्फर इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोटीन्स नॉट इन डीएनए। तो जहां जहां उन्हें सल्फर डिटेक्ट करने को मिलेगा दैट मीन वहां पर प्रोटीन है। और सेकेंड फैक्ट ये रहा कि फॉस्फोरस वो डीएनए में होता है और प्रोटीन्स में नहीं पाया जाता। ओके, दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वर द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कि जहाँ जिस जगह पर जिस एरिया में सल्फर डिटेक्ट होगा दैट मीन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट देयर। जिस एरिया में फॉस्फोरस को डिटेक्ट किया जाएगा वहां पर डीएनए है नॉट द प्रोटीन। ओके, सो दीज वर द टू बेसिस एंड दीज आर द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स। अब इस वायरस का ये जो बैक्टीरियोफेज है इसकी एक जनरल लाइफ साइकिल को हम यहाँ एक डायग्राम से स्टडी करेंगे। जो एक नॉर्मल प्रोसीजर इसकी लाइफ साइकिल में जो भी स्टेप्स रहती हैं वो यहाँ पर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये इसकी लाइफ साइकिल दिखाई गई है बैक्टीरियोफेज की। एक्चुअली अभी आपके सामने जो ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये आप एज इट इज़ नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन डायग्राम की हेल्प से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जब ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है ये बैक्टीरियोफेज तो कौन कौन सी मेजर स्टेप्स रहती हैं। तो जैसे ये एक बैक्टीरिया की सेल दिखाई गई है और इसको हम यहाँ पर ई कोलाई लेबल कर लेते हैं, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पर ये वायरस है और सबसे पहले वायरस
किसी भी होस्ट सेल के साथ अपने आप को अटैच करता है। जैसे यहाँ पर ये एक वायरस दिखाया गया है, इसका सबसे बाहर का प्रोटीन कोट और इसका जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, जिस वायरस को हम स्टडी कर रहे हैं, वो तो डीएनए है, लेकिन ये दूसरे वायरसेस में ये आरएनए भी हो सकता है, डीएनए और आरएनए। तो क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ साइकिल किसी भी एक टिपिकल वायरस की पढ़ रहे हैं, तो कोई भी वायरस यही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले ये वायरस इस होस्ट सेल को के सरफेस पर अपने आप को अटैच करेंगे। अब अटैच करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहती है वो ये है कि दे आर गोइंग टू इन्फेक्ट दिस सेल, इन्फेक्शन करेंगे। दैट मीन दे आर गोइंग टू पास देयर जेनेटिक मटेरियल। तो ये जहाँ पर अटैच इन्होंने किया है जिस सेल पे, वहाँ पर कुछ एंजाइम्स की हेल्प से इसके सेल वॉल को या इसके मेम्ब्रेन को ये डिसॉल्व करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल्स में इंजेक्ट करते हैं। जैसे अगर ये डायग्राम इसके साथ आप मैच कर रहे हो, तो आप अभी आपसे बात करें तो आप ये कहोगे कि मैडम ये तो डीएनए या अपने आरएनए को इंजेक्ट कर रही है। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हर्शी एंड चेज ने ये प्रूव करना था कि ये डीएनए जा रहा है या ये प्रोटीन कोड जा रहा है, क्योंकि दो ही एलिमेंट्स इसके वायरस के पास थे। तो होता ये है कि वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है, जिसे आप इन्फेक्शन कहते हैं, और अब इस जेनेटिक मटेरियल जिसके पास नए वायरसेस बनने के लिए सारी इंफॉर्मेशन होती है, इस जेनेटिक मटेरियल के साथ जो सेल की मशीनरी है, सेल के अंदर जो भी एंजाइम्स, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उन सब की हेल्प से और इस जेनेटिक मटेरियल पर जो भी इंफॉर्मेशन है, इसकी हेल्प से वायरस अपने नए पार्टिकल्स तैयार कर लेते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जेनेटिक मटेरियल सभी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। कोई ऑर्गेनिजम्स कैसा डेवलप होगा, ये उसका जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है। तो यहाँ पर जो ये नए वायरस के पार्टिकल्स बन रहे हैं, बिल्कुल इसके जैसे ये कैसे तैयार हुए? ये इसके जेनेटिक मटेरियल की वजह से तैयार हुए, क्योंकि यहाँ पर इसके पास इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन ये अपनी इस होस्ट सेल में जरूर ट्रांसफर करता है, क्योंकि इसके पास डीएनए तो है या आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से नए वायरस पार्टिकल्स को तैयार करने के लिए इसको इस पूरे सेल की मशीनरी को यूज करना होता है। इसीलिए हम वायरसेस को पैरासाइट्स कहते हैं। अभी आप क्लियर कट देख रहे हैं कि यहाँ तो डीएनए एंट्री कर रहा है या इसका आरएनए एंट्री कर रहा है, लेकिन यही बात हर्शी एंड चेज ने प्रूव करनी थी कि प्रोटीन कोड सेल के अंदर एंट्री करेगा या इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए एंट्री करेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी मटेरियल, चाहे वो प्रोटीन, चाहे वो डीएनए या आरएनए, जो भी एंट्री कर रहा है वो इसका जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज इट इज मेकिंग entry of this genetic material which can be DNA, RNA or the protein. इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स की हेल्प से जो भी इन तीनों में से जो भी एंट्री करेगा, वही चीज नए वायरस पार्टिकल बनने में हेल्प करने वाले हैं। इसीलिए वो जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ए वायरस। नाउ लेट्स स्टडी द प्रोसीजर of Hershey and Chase experiment। इनके लिए यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है। दिस इज द जनरल प्रोसीजर विच वाज परफॉर्म्ड बाय Hershey and Chase in their experiment। सबसे पहले जैसे यहाँ पर एक सेल दिखाई गई है, ये इकोलाई बैक्टीरिया। अब क्योंकि हमारे पास वायरस है, क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या प्रोटीन अंदर जा रहा है या इसका डीएनए एंट्री करेगा। इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो इसके साथ एंट्री करेगी और एंट्री करने के बाद नए वायरस के पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करेगी। तो क्वेश्चन यही है, क्या प्रोटीन या डीएनए एंट्री करेंगे? जो भी एंट्री करेगा उसको हम जेनेटिक मटेरियल का लेबल दे देंगे, जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो इनके जो प्रोसीजर रहे, जो स्टेप्स रही, वो ये थी। सबसे पहले वो
ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल्स को वायरसेस से इन्फेक्ट करवाते थे। इन्फेक्शन मीन्स these viruses were allowed to attach to the cells of the E. coli बैक्टीरिया। ये इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद जो भी उनका जेनेटिक मटेरियल था, चाहे वो प्रोटीन चाहे वो डीएनए, उसको अलाउ किया जाता था कि वो सेल के अंदर एंट्री कर जाए। अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ अंदर जाएगी, क्या प्रोटीन कोट अंदर जाएगा या डीएनए अंदर जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहे। लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया के आसपास हम ये वायरस के पार्टिकल्स को मिक्स करेंगे तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें इंजेक्ट जरूर करेगा। हो सकता है वो प्रोटीन को इंजेक्ट करे और हो सकता है वो डीएनए को इंजेक्ट करे। ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या चीज़ अंदर जाएगी। ये तो हुआ इन्फेक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहती थी वही था ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि जो भी इन्फेक्शन के बाद, देखिए यहाँ पर इसके पास दो ही चीज़ें हैं, एक प्रोटीन कोड और इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो ब्लेंडिंग में जेनेटिक मटेरियल जो अंदर जा चुका है और जो चीज़ इसने बाहर छोड़ दी है, सपोज इसने प्रोटीन कोड को बाहर छोड़ दिया है, यहाँ पर हम इसको लिखें कि हो सकता है कि प्रोटीन बाहर रह गया हो और डीएनए एंट्री कर गया हो। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन का कोट अंदर चला गया हो और इसका डीएनए बाहर रह गया हो। केस 1 एंड केस 2, या तो फिर प्रोटीन को ये बाहर रहने देगा या ये डीएनए को बाहर रहने देगा। ठीक है, तो ब्लेंडिंग क्यों की गई? ब्लेंडिंग का मतलब है इसको बहुत तेजी से जो भी सेल का जो कंटेंट था उसको रोटेट कर दिया जाए, ब्लेंड कर दिया जाए। ऐसे जैसे मिक्सर ब्लेंडर होता है घर में, वो मिक्सर से हम कोई भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग करने से, ऐसे ब्लेंडिंग करने से वो चीज़ें जो सेल के बाहर चिपकी हुई हैं, जैसे इस केस में प्रोटीन का कोट बाहर दिखाई दे रहा है या इस केस में डीएनए आपको बाहर दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इसको खूब तेज़ी से रोटेट करेंगे तो होगा क्या? जैसे ये पहला केस है तो इस केस में प्रोटीन बाहर इस सेल से, जो इस सेल के सेल वॉल के साथ अटैच्ड हैं, ये इससे डिटैच हो जाएंगे, दे विल बी डिटैच्ड। या अगर डीएनए इसके साथ बाहर लगा हुआ है तो ये यहाँ पर डिटैच हो जाएगा। तो ब्लेंडिंग का पर्पस क्या था? टू डिटैच द एक्सटर्नल मटेरियल। जो चीज़ सेल के अंदर नहीं गई उसको सेल से बिल्कुल अलग कर दिया जाना, डिटैच कर दिया जाना। ओके, तो सबसे पहले इन्फेक्शन करना। इन्फेक्शन में या तो प्रोटीन या डीएनए एंट्री करेगा, उसके बाद ब्लेंडिंग कर देना। ब्लेंडिंग करने से जो चीज़ बाहर रह गई है, जो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो सेल से अलग हो जाता है और जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर है। थर्ड स्टेप थी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से वो मटेरियल जो हैवी हो गया है, यानी कि अब देखिए सेल के अंदर डीएनए या प्रोटीन जो भी जेनेटिक मटेरियल अंदर गया है, तो ये जो सेल है इसको खूब तेज़ी से अगर आप सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं तो ये सेल्स सभी डेड होंगी और डेड होने के साथ साथ प्लस इसके अंदर कोई भी जो मटेरियल हमें अभी अननोन है जो अंदर गया है जेनेटिक मटेरियल, इन सेल्स के साथ, क्योंकि ये हैवी हो जाते हैं इस जेनेटिक मटेरियल की एंट्री के बाद, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन जब आप करोगे तो हैवी चीज़ें जो भी मटेरियल है जिसमें डेड सेल्स, इसमें डेड सेल्स और जो भी मटेरियल वायरस ने इंजेक्ट किया था, क्या पता डीएनए या फिर आरएनए, वो इन सेल्स में है। यानी ये है सेडिमेंट है और इस सेडिमेंट में एक तो कंफर्म चीज़ है डेड सेल्स होंगी, प्लस इन डेड सेल्स में उनके अंदर गया हुआ डीएनए या प्रोटीन, ये प्रूव किया जाएगा कि ये डीएनए गया है या वो प्रोटीन गया है। और इसके बाद कुछ ऐसे भी जो जैसे यहाँ पर प्रोटीन को अलग किया था या यहाँ पर डीएनए को अलग किया था, ये जो भी मटेरियल बाहर सेल ने छोड़ दिया था वो आपको यहाँ पर तैरता हुआ नजर आएगा, सुपरनेटेंट। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि जब इन सेल्स को रोटेट करेंगे तो यहाँ पर सुपरनेटेंट में डीएनए
मिलेगा कि प्रोटीन मिलेगा। अगर फर्स्ट केस होगा जिसमें प्रोटीन को बाहर छोड़ा गया है और डीएनए इंजेक्ट किया गया है, तब तो सुपरनेटेंट में हमें प्रोटीन्स मिलने चाहिए और सेल के अंदर डीएनए मिलना चाहिए। और अगर ये सेकंड केस हुआ तो डीएनए हमें यहाँ मिलना चाहिए क्योंकि डीएनए सेल के बाहर था, और इस सेल के अंदर यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए। ओके, सो यही प्रूव करना है कि वेदर द वायरसेस दे हैव इंजेक्टेड देयर डीएनए और देयर प्रोटीन, इन दोनों में से क्या चीज़ है जो सेल के अंदर एंट्री, जिसकी सेल के अंदर एंट्री हुई थी। तो इसके लिए हमारे पास फिर से एक डायग्राम है जिसके अंदर दो तरह के से हमें ये रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट, दो तरीके से आइडिया लगाना है कि सेल में कौन सी चीज़ एंटर करी है। इसके लिए जो हेल्प ली गई वो था रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोटीन्स और डीएनए की। देखिए यहाँ पर दो तरह के वायरस के पार्टिकल्स हर्शे एंड चेज ने तैयार किए। यहाँ लिखा है हाउ टू डिटेक्ट एंट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे अभी आपसे यहाँ पे बात हो रही थी कि डीएनए अंदर जा रहा है कि प्रोटीन्स अंदर जा रहे हैं, इसका हमें आइडिया कैसे लगेगा। तो इसके लिए हर्शे एंड चेज ने दो तरह के वायरस के पार्टिकल्स को कल्चर किया। देखिए जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और इट कैन बी प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो तरह के वायरसेस पार्टिकल्स जो हैं वो बैक्टीरिया की हेल्प से तैयार किए गए। दो सेट्स यहाँ पर प्रिपेयर किए गए। एक ऐसा सेट जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को ऐसा मीडियम दिया गया जिसमें S35 which is a radioactive isotope of sulfur, they were given nutrients to this E. coli बैक्टीरिया। और इस E. coli को जब ऐसी डाइट दी गई तो इस E. coli के ऊपर जो बैक्टीरियोफेजिस को ग्रो करवाया गया, तो वो सारे बैक्टीरियोफेज इस E. coli बैक्टीरिया की हेल्प से S35 आइसोटोप्स को इनकॉर्पोरेट कर गए। यानी कि जब ऐसे E. coli बैक्टीरिया जिसको S35 रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आइसोटोप के साथ ग्रो करवाया गया था, तो जब ऐसे बैक्टीरिया को वायरसेस के साथ इन्फेक्ट करवाया गया तो नए जो वायरस के पार्टिकल्स मिले, उन सभी वायरस के पार्टिकल्स में वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आइसोटोप इनकॉर्पोरेट हो गया। अब यहाँ पर हमने सल्फर की डाइट दी है, तो जो नया वायरस बना है इसमें जितना भी इसका प्रोटीन का कोट है इसमें रेडियो एक्टिविटी नज़र आ रही है। यहाँ हमने इसको थोड़ा डिफरेंट कलर दिया है जिससे आप इसको पहचान सकें। रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आइसोटोप से यहाँ पर इसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है। और दूसरा जो टाइप का वायरस पार्टिकल तैयार किया गया उसमें P32, ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है फॉस्फोरस का, इसमें इसके डीएनए को रेडियो एक्टिवली लेबल किया गया। इस वायरस को कैसे तैयार किया गया होगा? इस वायरस को ऐसे ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करने के लिए अलाउ किया गया जिसको P32 की डाइट दी गई थी। ओके, तो यहाँ पर इस पहले सेट में ऐसे वायरसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाना है जिसमें प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, और दूसरे सेट में ऐसे वायरसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाना है जिसमें उनका डीएनए रेडियो एक्टिविटी शो करता है क्योंकि उनमें फॉस्फोरस का P32 आइसोटोप है। नाउ लेट्स स्टडी द प्रोसीजर। सबसे पहले हम इस वायरस के साथ जो हर्शी चेज ने एक्सपेरिमेंट किए थे यहाँ पर हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से एक डायग्राम है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट विद S35 लेबल्ड आइसोटोप, यानी कि इसका प्रोटीन कोड यहाँ पे लेबल्ड है। अब यहाँ पर सबसे पहली स्टेप कि वायरसेस को अलाउ किया गया इस सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। हालांकि ये डायग्राम में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सिर्फ रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से आइडिया लगाया था कि डीएनए अंदर जा रहा है या आरएनए अंदर जा रहा है। तो देखिए ये वही इन्फेक्शन की स्टेप है। वायरस के पार्टिकल्स ने इसकी सेल को अटैच किया है
अपना जेनेटिक मटेरियल वे एंट्री करवा रहे हैं। आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज ब्लेंडिंग, यानी जो चीज़ बाहर रह गई, हो सकता है डीएनए बाहर रहा, हो सकता है आरएनए, लेकिन जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, दिखा रहे हैं कि प्रोटीन कोड बाहर दिखाया गया है, तो ब्लेंडिंग के बाद वो चीज़ें जो बाहर रह गई वो आइसोलेट हो गई, ब्लेंडिंग की वजह से वो डिटैच कर दी गई और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। तो यहाँ पर इस केस में जब S35 को एक रेडियोएक्टिवली आइसोटोप को यूज़ किया गया था इसके प्रोटीन कोड को रेडियोएक्टिव बनाने के लिए, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी रही कि जो भी सुपरनेटेंट था, यानी सेल से बाहर का जो स्ट्रक्चर था, उसमें रेडियो एक्टिविटी नज़र आई और जो नीचे जो सेल्स थी, यानी कि डेड सेल्स, ये वाले जो सेल डेड सेल और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं की गई। तो यहाँ से आपको क्या आइडिया लगता है कि अगर हमारा प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है और रेडियो एक्टिविटी हमें सुपरनेटेंट में नजर आती है, यानी सेल से बाहर नजर आती है, दैट मीन प्रोटीन कोड की एंट्री सेल के अंदर नहीं हुई थी। तो ये एंट्री किसकी हुई है? ये डीएनए की एंट्री हुई होगी। इसको और कंफर्म करने के लिए उन वायरसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें डीएनए को रेडियोएक्टिवली लेबल किया गया था। तो सेम प्रोसीजर है, इन्फेक्शन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एंट्री कर रहा है, कुछ वायरसेस का पार्ट बाहर है जिसको ब्लेंडिंग से अलग कर लिया गया और ब्लेंडिंग से अलग होने के बाद जब सेंट्रीफ्यूगेशन की गई तो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी रही कि जो सेल से बाहर का कंटेंट था, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर दिखाया सेल से बाहर का ये सुपरनेटेंट है, दिस सुपरनेटेंट वाज नॉट शोइंग रेडियो एक्टिविटी, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नजर नहीं आई और रेडियो एक्टिविटी नजर आई डेड सेल्स के अंदर। जब डेड सेल्स में रेडियो एक्टिविटी नजर आ रही है तो हमें ये देखना कि इन सेल्स को किस टाइप के वायरस से इन्फेक्ट किया गया था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव डीएनए था उससे इन्फेक्शन हुआ था, दैट मीन ये डीएनए था जो सेल के अंदर एंट्री करता है। दिस वाज डीएनए हु हैज एंटर्ड इन द सेल, नोट द प्रोटीन। अब यहाँ पर बिल्कुल दोनों डायग्राम्स को अगर आप कंपैरिजन इन दोनों का करते हो तो बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर डीएनए को आप जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं तो इस वजह से करते हैं क्योंकि डेड सेल्स में डीएनए डिटेक्ट किया गया था इस केस में, और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन्स डेड सेल में डिटेक्ट नहीं हुआ था। ये डिटेक्शन का कैसे पता लगा कि वो डेड सेल्स में गया है या नहीं गया है, डीएनए गया है या प्रोटीन गया है, ये हमने रेडियो एक्टिविटी से आइडिया लगाया। सुपरनेटेंट अगर रेडियो एक्टिव दिखाई देता है या डेड सेल्स में रेडियो एक्टिविटी नजर आती है, तो हमने देखा कि डेड सेल्स में रेडियो एक्टिविटी तभी नजर आती है जब उन वायरसेस से इन्फेक्शन होता है जिसमें डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया गया था। दिस मीन्स दिस वाज प्रूव्ड दैट डीएनए हैज एंटर्ड इन द सेल। दिस वाज confirmatory experiment performed by Hershey and Chase that DNA is the genetic material, not the proteins. So I hope this lecture is clear to you.